हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नवीन सर अभी की नया एक सीरीज़ करवा रहे हैं जिसमें अभी वो पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये आज का उनका लेक्चर है और इसके जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज उन्होंने करवाए थे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में करवाया था। तो जो डीपीएसपी होते हैं वो बागचार में आते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान के जो आर्टिकल नंबर 45 है उसमें बताए गए हैं, और जो आयरलैंड ने लिए हैं वो स्पेनिश संविधान से लिए हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 36-51 में मिलता है। इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। ये सकारात्मक है और जो डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा था, सच्चा कूड़ादान टी कृष्णाचार्य ने कहा था, ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे ये केटी शाह ने कहा था, संविधान के जीवनदायी प्रावधान ये एल एम संधवी ने कहा था, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र 21वीं अहीर ने कहा था। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहले होता है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, जिसमें आते हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 41, 42, 43 और 43 है। गांधीवादी सिद्धांत, इसमें आते हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। तीसरा आता है आपका उदारवादी सिद्धांत, इसमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48 का भाग ए 49 और आर्टिकल 50 और 51। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य की परिभाषा वही है जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताई है। आर्टिकल 37 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्य के बारे में अवगत कराता है और ये वाद योग्य नहीं है, उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसमें। आर्टिकल 38 इसमें बताया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसमें जो आर्टिकल भाग नंबर 2 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जोड़ा गया था, इसमें आय की असमानता कम की जाए उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 39 इसमें राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। इसमें जो पहला आता है आर्टिकल 39 का भाग है, इसमें बताया गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। उसके बाद बी में बताया गया है कि नैतिक सिद्धांतों के स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। सी में बताया गया है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेतीकृत होने से बचाना। डी में बताया गया है पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में बताया गया है कि श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। और एफ में बताया गया है कि बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 39 भाग 1, इसमें समान और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा था। आर्टिकल 40 इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है, और जो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली इनमें ग्राम पंचायत नहीं है। आर्टिकल 41 इसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। इसमें जैसे कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बुढ़ापा में जैसे वृद्धा पेंशन दी जाती है, कोई बीमार है तो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है जैसे कि आयुष्मान कार्ड, और विकलांगता के लिए जो सरकार है वो विकलांग लोगों के लिए मदद करती है। आर्टिकल नंबर 42 राज्य काम की न्याय संगतता और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसमें जैसे कि मानवीय परिस्थिति में आता है कि साफ जगह रखना, हर जगह साफ हवा रखना और साफ पानी रखना। मातृत्व राहत में जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलती है, 6 महीने की मिलती है। पितृत्व राहत इसमें आ जाता है कि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए 15 दिन की छुट्टी लेना चाहे तो उसको ये छुट्टी मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 43 इसमें राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, जैसे कि कालीन, कागज, बांस, मिट्टी के बर्तन बनाना। आर्टिकल 43 भाग 1 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 43 भाग बी सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधक को बढ़ावा देना। आर्टिकल 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। जो समान नागरिकता संहिता आती है इसमें
इसमें आते हैं जैसे कि तलाक, विवाह और उत्तराधिकार जैसे कानून। हिंदू मैरिज एक्ट ये 1955 में आया था। आर्टिकल 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। आर्टिकल नंबर 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसमें जैसे कि नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाना, इसमें एक्सेप्शन के साथ है, दवाइयों पर रोक नहीं लगाते। आर्टिकल नंबर 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने, मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। आर्टिकल नंबर 48 भाग ए, इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कि छाता एक्ट भी कहा जाता है, वो 1986 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी के तहत 1972 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। आर्टिकल नंबर 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। आर्टिकल नंबर 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल नंबर 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केस बताए, जिसमें जंप दोहराइजन केस 1951, इसमें फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के लिए संशोधित किया जा सकता है, ये कहा था। उसके बाद गोपालनाथ केस 1967, इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट है उनको डीपीएसपी के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद मिनरावा मिल्स केस 1980, इसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में संतुलन होना चाहिए और जो फंडामेंटल राइट है वो प्रमुख होंगे। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी इसमें इंप्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।